श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है जन्म पत्रिका विश्लेषण का 27वां भाग, जिसमें कर्म क्षेत्र का निर्धारण और दाम्पत्य सुख दो विषयों के ऊपर विचार किया जाएगा। कर्म निर्धारण के बारे में पीछे कुछ सिद्धांत बताए गए थे, उनके आधार पर और जो प्राचीन ज्योतिषकारों के अनुसार दसम भाव में बैठने वाले ग्रह दसम के स्वामी और उसके नवांश के आधार पर विचार करते हैं। उन सभी तथ्यों का विचार करते हुए देखेंगे कि कौन सा कर्म क्षेत्र जातक के लिए शुभ और फलदायक हो सकता है। इस जातक का जन्म होता है 9 जून 1975 को सायंकाल 5:30, जन्म स्थान दिल्ली में। तो देखते हैं इनका जन्म पत्रिका में योगी अवयोगी ग्रह कौन होते हैं और कारकांश लग्न अर्ध लग्न आदि के ऊपर जो दसम भाव का विचार होता है उस पर विचार करेंगे। तो विचार करते हैं जन्म पत्रिका पर, उसकी नवांश कुंडली और उसकी दशमांश कुंडली के साथ। आपके सामने जन्म पत्रिका, मध्य में नवांश पत्रिका और दाहिनी तरफ जो कर्क लग्न की है जहाँ गुरु और चंद्रमा बैठे हैं दशमांश वर्ग कुंडली है। जातक का योगी राहु है जो लग्न में नीच राशि में विराजमान है। अवयोगी शुक्र है जो द्वादश भाव का स्वामी होकर और सप्तम भाव का स्वामी होकर भाग्य में बैठा है और भाग्य से स्थान परिवर्तन किए हुए है। आत्मा कारक बुध है जो सप्तम भाव में सूर्य के साथ अस्त है। अमात्य कारक गुरु है जो लग्नेश के साथ पंचम भाव में बैठकर लाभ भाव को और भाग्य भाव को देख रहा है और सप्तमेश को भी इसकी पूर्ण दृष्टि जाती है। इसके अलावा कारकांश सिंह राशि में बनता है जो दसम भाव है और अर्ध लग्न इनकी कर्क राशि में बनती है जो नवम भाव है, जहाँ पर सप्तमेश शुक्र स्वयं बैठा है। षडबल में शनि शुक्र सूर्य और चंद्रमा गुरु बलवान हैं। विंशोवक बल में बुध चंद्रमा और शनि बलवान हैं और 10 वर्ग बल में चंद्र बुध और गुरु बलवान हैं। तो इनमें एक चंद्रमा ऐसा ग्रह है जो जन्म पत्रिका में अपनी उच्च राशि में है, दशमेश के साथ है, भाग्येश होकर सप्तम भाव में है, अर्ध लगन का स्वामी भी है। सूर्य के साथ अस्त अवश्य है, लेकिन वह बुध के साथ भी बैठा है जो व्यापार का, वाणिज्य का और बुद्धि का कारक होता है। तो अब इनका विचार करते हैं कि सामान्य प्रभाव जातक के जीवन पर क्या होगा जो ग्रहों की स्थिति है। क्योंकि देखिए कि 2 पंचम भाव और नवम भाव, उनमें 2 शुभ ग्रहों का योगदान है। भाग्येश और सप्तमेश का स्थान परिवर्तन है। शनि जो कर्म का कारक है उससे त्रिकोण संबंध किसी ग्रह का नहीं बन रहा है, क्योंकि शनि के साथ कोई ग्रह नहीं है, 7 नंबर में राशि में कोई ग्रह नहीं है और 11 नंबर राशि में कोई ग्रह नहीं है। तो कर्म कारक यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, अष्टम भाव में आ जाता है चतुर्थेश होकर भौतिक सुख समृद्धि में। और क्योंकि तृतीयेश भी है तो जातक के प्रयासों में कहीं ना कहीं कुछ असफलता के संकेत स्पष्ट दिखाता है कि जातक जितना पुरुषार्थ करेगा, पराक्रम करेगा, प्रयास करेगा, पर्याप्त फल उसका उसे मिलने में कुछ ना कुछ समस्या अवश्य होगी। वर्तमान में इनकी शनि की दिशा चल रही है, अब से पहले इनकी गुरु की दिशा थी जो इनके धनेश और पंचमेश थे। तो अब देखिए इनका दशमांश लग्न और नवमांश लग्न भाग्य भाव की लग्न में आता है और नवमांश में चंद्रमा स्वयं अपनी राशि में है और लग्नेश मंगल सप्तम भाव में उच्च का होकर बैठता है जो नवमांश लगन का दशमेश है। और दशमांश में देखें तो दशमेश है वह स्वयं लाभ भाव में और चंद्रमा जो लग्नेश है वह भी अपनी ही स्वराशि में बैठता है। तो कुंडली में अच्छी संभावनाएं दिखती हैं, क्योंकि त्रिकोण संबंध गुरु और शुक्र का बहुत बेहतर है। गुरु लग्नेश के साथ है, सप्तमेश को अपनी दृष्टि से देखता है जो एक अच्छा संबंध बनता है। सप्तम भाव में सूर्य चंद्रमा बुध केतु, तो इसमें बुध और चंद्रमा अस्त होने के कारण थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं,
लेकिन सूर्य का दसम भाव के स्वामी का दसम से दसम भाव में बैठना अपने निजी व्यवसाय के लिए एक अच्छा संकेत दिखाता है। ग्रह स्थिति के आधार पर जातक के मुख्य मुख्य प्रभाव उसकी प्रकृति पर, उसके स्वभाव पर क्या होते हैं, उनका विचार कर लेते हैं। ऐसा जातक परिश्रमी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, लेकिन अपने कार्य के प्रति समर्पित होता है। कदाचित बीच बीच में कुछ आलस्य की भावना हो सकती है, क्योंकि शनि की दसम भाव पर दृष्टि है, द्वितीय भाव पर भी दृष्टि है, पंचम भाव पर जहाँ लग्नेश और गुरु स्वयं बैठे हैं पंचमेश होकर, वहाँ पर भी दृष्टि है। बुद्धि में और कल्पनाशीलता में ऐसा जातक प्रबल और तीव्र बुद्धि वाला होता है, भावना प्रधान होता है। अपने लक्ष्य को जब तक प्राप्त ना कर ले उसके लिए अंतिम प्रयास तक संघर्ष करता है। जातक थोड़ा अतिवादी होता है, भावना प्रधान होता है। यदि वह नफरत करेगा तो भी सीमा को पार करके करेगा, और किसी से स्नेह करेगा तो भी सीमा का उल्लंघन कर सकता है। विश्वास करता है तो किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर सकता है, और यदि अविश्वास किसी के प्रति हो गया तो फिर उस पर विश्वास करना उसके लिए सरल नहीं हो पाता है। कुशल रूप से वह आलोचना कर सकता है किसी की, लेकिन वह भी तार्किक रूप में, ताकि उसकी बात का कोई काट ना कर सके। लेकिन उसे अपनी आलोचना पसंद नहीं होती। स्पष्टवादी होता है, गलत बात पर बहुत शीघ्र भड़क सकता है, विरोध कर सकता है, प्रतिरोध कर सकता है। कृतज्ञता और कृतज्ञता को उनके साथ अच्छा करे या बुरा करे, उसको आसानी से भुलाता नहीं है, समय आने पर उसका प्रतिकार भी करता है। अपनों के प्रति जातक के अंदर बहुत ही पूरा समर्पण होता है। वह अपनों के लिए बहुत कुछ कर देना चाहता है। सर्वस्व समर्पण करके भी, अपना बलिदान करके भी अपनों को प्रसन्न रखने की जातक की स्वभावतः इच्छा होती है, भले ही वह उसको प्रकट ना कर सके, क्योंकि यहाँ वह रहस्यवादी होता है। अपनी बातों को, अपने अंदर की स्वाभिमान को प्रकट नहीं कर पाता है। ऐसे जातक को स्नेह और सम्मान के साथ यदि आगे बढ़ाया जाए तो वह सफल होता है, लेकिन यदि उस पर दबाव बनाया जाए तो वह दबाव सहन नहीं कर पाता है। ऐसे जातक को अति आलोचना से बचना चाहिए। किसी की ज़्यादा आलोचना करना उसे अपना शत्रु बना लेना होता है, और आत्म अवलोकन करना चाहिए। कमजोरी होती है ऐसे जातक की कि वह या तो बहुत ज़्यादा सहानुभूति किसी के साथ रखता है, या सहानुभूति का उसके अंदर अभाव होता है। तो सहानुभूति पर एक सम्यक विचार बनाकर संतुलित व्यवहार के साथ अपना व्यवहार करना चाहिए। ऐसे जातक की महत्वाकांक्षा होती है सामान्य रूप से सुरक्षित और समृद्धशाली जीवन, प्रेम भरा, स्नेह भरा जीवन उसकी सामान्य इच्छा होती है। तो ऐसे जातक को अपने स्वभाव पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। स्वभाव में उसकी दृढ़ता होती है। जिस बात के लिए कह देता है, जिस बात पर वह लग जाता है, उसके पीछे दृढ़ता से लगता है। यह उसकी एक अच्छी प्रतिभा भी होती है। विचार करते हैं अब कौन सा कर्म क्षेत्र इनके लिए उपयुक्त हो सकता है। हम देखते हैं कि दसम भाव का स्वामी सूर्य है, दसम भाव पर कोई ग्रह नहीं है, दसम भाव पर शनि की ऋषि है। शनि इनका चतुर्थेश है और अपनी तृतीय दृष्टि से दसम भाव को देखता भी है। गुरु के नक्षत्र में बैठा है जो स्वयं धनेश है, यानी अर्ध त्रिकोण का स्वामी है। तो शनि से संबंधित व्यवसाय ये कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हम विचार करेंगे कि इनका बलवान ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा तरल पदार्थों का स्वामी होता है, जल का, घी का, दूध का, इस तरह का। तो तेल से संबंधित व्यवसाय इनके लिए उपयोगी रहेगा, क्योंकि शनि तेल का कारक है और जलीय पदार्थों में, तरल पदार्थों में चंद्रमा का प्रतिनिधित्व होता है। और चंद्रमा इनका विंशोपक बल में, षड बल में और 10 वर्ग बल में, तीनों में बलवान है। शनि भी इनका षड बल में बलवान है, दसम भाव पर उसका प्रभाव है। लेकिन क्योंकि सूर्य इनका राहु के साथ नवांश कुंडली में और बुध के साथ बैठता है, जो बुध वाणिज्य का कारक है, इनका अष्टमेश भी है और लाभेश भी है। और राहु भी शनि के नक्षत्र का होकर लगन में बैठकर नवम भाव को, लग्नेश को और पंचमेश और पंचम भाव को प्रभावित करता है, सप्तम भाव को प्रभावित करता है। सप्तम भाव में उसकी उच्च राशि है। तो राहु के संबंध को कार्य करना चाहें तो किया जा सकता है, लेकिन इनका सूर्य जो मृगशिरा नक्षत्र में है, तो मृगशिरा नक्षत्र में पीछे की कक्षा में आपको बताया गया था कि ध्वनि संबंधित तकनीक से संबंधित कार्य भी किया जा सकता है।
इसके अलावा वस्त्र उद्योग से संबंधित कार्य किया जा सकता है। पशु चिकित्सा या पशुपालन से संबंधित व्यवसाय भी किया जा सकता है, क्योंकि सूर्य मंगल के नक्षत्र में है। मंगल इनका अर्ध त्रिकोण का स्वामी होकर लाभ भाव पर धनेश के साथ बैठकर दृष्टि देता है, तो यह कार्य इनके लिए एक सफल कार्य हो सकते हैं। वर्तमान में शनि की दिशा है, आगे शनि में बुध आने वाला है, और बुध क्योंकि सूर्य के साथ है, और सूर्य के साथ जब बुध बैठकर अस्त होता है तो बुध के परिणामों को भी सूर्य ही प्रदान करता है, और बुध भी इनका मृगशिरा नक्षत्र में ही विराजमान है, जो लाभेश है। तो लाभेश, भाग्येश और दशमेश का योग सप्तम भाव में शुक्र की राशि में केतु के साथ, केतु क्योंकि ध्वजा है उसको प्रभाव को बढ़ाता ही है। अब हम आरुद्ध लग्न में देखते हैं, तो आरुद्ध लग्न में भी यह द्वितीय भाव का स्वामी होकर लाभ भाव में विराजमान होता है, तो वहाँ भी एक अच्छा योग प्रदान करता है, क्योंकि लग्नेश और धनेश का योग एकादश भाव में होता है। दशमांश लग्न में और नवमांश लग्न में भी यह धन भाव का स्वामी होता है सूर्य। तो सूर्य क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है, तो मंगल से संबंधित कार्य, मृगशिरा से संबंधित कार्य जो बताए गए हैं नक्षत्र के आधार पर, उनको भी फॉलो किया जा सकता है। अब कारकांश लगन का विचार करते हैं, तो कारकांश लगन क्योंकि इनका 5 नंबर की राशि में बैठा है, यानी कि सूर्य की ही राशि है, और सूर्य अपनी राशि से दशम भाव में लाभेश और व्ययेश बुध और चंद्रमा के साथ विराजमान है, तो वह इनके लिए एक अच्छा संकेत है कि सूर्य से संबंधित, मृगशिरा नक्षत्र से संबंधित या विशेषकर चंद्रमा और शनि के संयोग से संबंधित कार्यों को सफलतापूर्वक करने में यह सफल होंगी, क्योंकि राहु का प्रभाव भी यहाँ सूर्य के साथ है। समसप्तक है लग्न में, और नवांश में सूर्य के साथ विराजमान है, सूर्य की राशि में विराजमान है। तो इससे संबंधित मोबाइल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, ध्वनि टेक्नोलॉजी, इससे संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। या जो चंद्रमा इनका बलवान है, तो चंद्रमा से संबंधित कार्यों को भी ये अपने जीवन में अपना सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा के कार्य क्षेत्र में दूध आदि श्वेत पदार्थ, ऐसे जलीय पदार्थ आते हैं, तरल पदार्थ आते हैं। तो क्योंकि शनि की दिशा है, तो इसमें तेल का व्यवसाय भी इनके लिए एक उपयोगी व्यवसाय साबित हो सकता है। तो क्योंकि राहु की दशा नहीं है, इसलिए जो तकनीकी से संबंधित कार्य हैं उनमें उतनी सफलता की उम्मीद कम है। तो मेरे विचार से शनि से संबंधित व्यवसाय जिसमें चंद्रमा का भी समावेश हो, उसे किया जा सकता है। अब विचार करते हैं दाम्पत्य सुख पर। इनका सप्तमेश नवांश में उच्च बैठा है, सप्तम में बैठा है। सप्तम का कारक और दारा कारक शुक्र जन्म पत्रिका में कर्क में बैठा है। सप्तमेश और नवमांश में स्थान परिवर्तन है, लेकिन नवांश चक्र में वह नीच राशि में बैठा है, जो कमजोर पक्ष बन जाता है। नवमांश कुंडली में जो लग्नेश है जन्म पत्रिका का मंगल, वह सप्तम भाव में उच्च होकर बैठता है, और नवांशेष स्वराशि में बैठता है। तो यहाँ पर जीवन साथी के एक सेल्फ ईगो और एक डोमिनेटिंग डिजायर के कारण, मतलब अपना आधिपत्य जमाने की इच्छा के कारण कुछ वैर विरोध की संभावनाएं प्रकट करता है। अब नवांश राशि में जो नवांश वर्ग है, उसका जो चतुर्थेश शुक्र है, वह निर्बल होकर अपनी से 12वें भाव में नीच राशि में बैठता है। तो सामाजिक और सम्मान रूप से देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा वैवाहिक सुख में व्यवधान दिखाई पड़ता है, क्योंकि किसी भी वर्ग कुंडली का चतुर्थ भाव और उसका स्वामी उसके सुख को प्रकट कर देता है। विचारों में असमानता स्वाभाविक रूप से हो सकती है और वैर विरोध की संभावना हो सकती है, लेकिन वह बहुत अधिक सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकती। उसके लिए शुक्र का उपाय किया जाए, श्री कृष्ण के 24 नामों का प्रातः और सायंकाल स्मरण किया जाए, और शुक्र से संबंधित मंत्रों का उपयोग किया जाए, तो इन्हें कार्य क्षेत्र में भी और अपनी दाम्पत्य सुख में अच्छे सुख की संभावना की जा सकती है। क्योंकि इनका जो दारा कारक है वह बेशक कमजोर है, लेकिन सप्तम भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा है। सप्तमेश और भाग्येश में स्थान परिवर्तन है, और वहाँ पर पंचमेश गुरु की दृष्टि लगन पर भी है, शुक्र पर भी है, सप्तमेश पर भी है, दारा कारक पर भी है, और नवम भाव पर भी है, जो एक अच्छा संकेत प्रकट करता है। तो इस जातक को 1 मुखी, 2 मुखी, 4 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। सुंदर कांड का
नियमित नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार अवश्य पाठ करना चाहिए। और शुक्र से संबंधित दान, व्रत या लक्ष्मी जी की आराधना भी की जा सकती है, जो इनके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। शनि की इनकी दशा है, शनि इनका सुखेश है। तृतीय से होकर अपने छठवें भाव में बैठकर अपने तृतीय की अशुभ फल को कम करेगा। और जब शनि है बुध की दशा आएगी तो बुध की दशा में शुरू में सामान्य कष्ट हो सकता है, लेकिन बाद में इनको लाभ की स्थिति अच्छी बनेगी और आगे आने वाला जीवन इनका सुखद हो सके तो उसके लिए इन्हें अपने ये उपाय अपनाने चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।